हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया एकदम मस्त चल रही बेटा। तो बेटा हम लोग आ गए हैं डबल इंटीग्रेशन के अगले वीडियो पर और आज हम लोग इसमें जैम एग्जाम में पुराने आए हुए डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करेंगे। देखो बच्चों, अभी तक हमने जो डबल इंटीग्रेशन में पढ़ा है उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन जैम एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम लोग करेंगे, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन एक बड़ा टॉपिक है। इस पर जैम एग्जाम ने बहुत से क्वेश्चन पूछे हैं डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल पर। तो फिलहाल अब तक हमने जो थ्योरी पढ़ी है उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अभी आगे जितनी भी थ्योरी पढ़ेंगे तो उस पर फिर आगे हम क्वेश्चन करते रहेंगे। लगातार ये सिलसिला चालू रहेगा। पहले हम लोग थ्योरी प्लस एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसके बाद जैम के आए हुए क्वेश्चन लगातार करते रहेंगे, है ना। तो पॉइंट टू पॉइंट हमको चलना है। देखो बेटा, ये सारे के सारे वीडियो एक अलग प्लेलिस्ट में जा रहे हैं। उसके लिए आपको लिखना होगा जैम मैथमेटिक्स क्लास बाय HD मैथमेटिक्स। तो आपको ये सारी प्लेलिस्ट एक साथ मिल जाएगी, इसमें सारे वीडियोस आपको एक साथ मिलेंगे। मैंने स्टार्टिंग डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन से की है। ये सिलसिला आगे चलता रहेगा जब तक जैम का सारा सिलेबस खत्म नहीं हो जाता। वैसे अगर आपको और चीज़ें पढ़नी है तो अलग अलग प्लेलिस्ट में मैं अपलोड कर रहा हूँ फिलहाल अभी। जैसे ग्रुप थ्योरी अलग पढ़ा रहा हूँ, लीनियर अलजेब्रा अलग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। रियल एनालिसिस में अलग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन भी शुरू करने वाला हूँ। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हों। हालांकि जैम की जो प्लेलिस्ट है इसमें भी मैं सारी चीज़ें अपलोड करूँगा, जितना भी सिलेबस है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल बता रहा हूँ कि अगर आपको पढ़ना है तो अलग अलग प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं। देखो बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग जैम एग्जाम के डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको देखो यहाँ पर बताता हूँ। ये क्वेश्चन जैम एग्जाम 2006 में आया था। क्वेश्चन देखो कुछ ऐसा है, डबल इंटीग्रेशन x e की पावर y स्क्वायर dx dy है ना। x e की पावर y स्क्वायर dx dy ये डबल इंटीग्रेशन है। और रीजन जो दिया गया है हमको, देखो जो रीजन हमको दिया गया है वो है x बराबर 0, y बराबर 1, y बराबर x स्क्वायर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो ये हमको बच्चों रीजन दिया गया है, x बराबर 0, y बराबर 1, y बराबर x स्क्वायर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो सबसे पहले हमें ढूंढना होगा आखिर हमारा रीजन क्या है। देखो x बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, y एक्सिस। x बराबर 0 किसका इक्वेशन होता है, y एक्सिस का। y बराबर 1 किसका इक्वेशन होता है, x एक्सिस के पैरेलल 1 की डिस्टेंस, ये हो गया y बराबर 1। और y बराबर x स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ओपनिंग अप पैराबोला जो कि ऐसे करके जाता है। तो ऐसी चीज ढूंढो जिसमें तीनों आए। x बराबर 0 मतलब ये देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये वाला रीजन हमारा यहाँ पर आ गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का देखो बच्चों ये रीजन हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, जैसे कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कहता तो ये दोनों आ जाते, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कहता तो ये और ये दोनों हमको लेने होते, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि भाई देखो इसमें भी तो तीन चीजें आ रही हैं, y बराबर x स्क्वायर और x बराबर 0 और y बराबर 1, तो इसमें भी तीन चीजें आ रही हैं। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कहता ये दोनों ही हमको लेने पड़ते, बात समझे। या देखो समझो, अगर ये x बराबर 0 नहीं कहता, केवल ये दोनों कहता, तो केवल ये दोनों कहता तो y बराबर 1 और y बराबर x स्क्वायर, तब भी ये पूरा आता, तब भी ये पूरा ही आता, ध्यान रखना। खैर इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट कह करके बात को क्लियर कर दिया, ये बात समझो ध्यान से। ऐसा रीजन लेना होता है जिसकी बाउंड्री में गिवन कर्व आए। देखो जैसे इसकी बाउंड्री में तीन चीजें आ रही हैं, तो इसकी बाउंड्री में ये तीन चीजें यहाँ पर आ रही हैं और यही तीन चीजें हमें देखो यहाँ पर दी गई हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है, बात समझे ना। इसलिए देखो अब इस रीजन को हम दो तरीकों से कवर कर सकते हैं। एक तो स्ट्रिप ऐसे बना लें। अगर हम स्ट्रिप ऐसे बनाते हैं तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि अगर स्ट्रिप ऐसे बनाएंगे तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू 0 है और इस पॉइंट पर x क्या होगा, भाई देखो ये ग्राफ किसका है, y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ है। तो इस पॉइंट पर x निकालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि y बराबर x स्क्वायर है ना, तो x बराबर क्या होगा प्लस माइनस रूट y। तो x की वैल्यू क्या लेंगे, रूट y, क्योंकि ये आप पॉजिटिव साइड में है। अगर यही हमें इस साइड में लेना होता x की वैल्यू यहाँ पर, तो x की वैल्यू माइनस रूट y लेते।
अगर हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर x की वैल्यू चाहिए होती तो माइनस रूट वाई लेते, ध्यान रखना, है ना। तो x की वैल्यू आप रूट वाई लेंगे, तो x जाएगा 0 से लेकर के अंडर रूट वाई तक, x की वैल्यू। और y कहां से कहां तक जाएगा, देखो इस स्ट्रिप को जब आप ऐसे करके ले जाओगे तो x हमेशा इस यहां पर रहेगा और ये वाला x हमेशा यहां पर रहेगा। लेकिन y कहां से कहां जाएगा, देखो यहां पर y कितना है 0 और यहां पर y कितना है 1, तो y की वैल्यू जाएगी 0 से लेकर के 1 तक, है ना। क्योंकि जब आप ये स्ट्रिप लोगे और इस स्ट्रिप को यहां से यहां तक आप चलाओगे तो ये वाला पॉइंट हमेशा इस लाइन पर रहेगा और ये वाला पॉइंट हमेशा इस ग्राफ पर रहेगा, है ना। इस पॉइंट पर हमेशा x बराबर 0, यहाँ पर हमेशा x बराबर रूट वाई, और y की वैल्यू 0 से 1 तक जाएगी। इस बात को अच्छे से समझो। और देखो इंटीग्रेशन क्या है, x e की पावर y स्क्वायर dx और dy, ऐसे है, ठीक है ना। देखो ध्यान दो, अब जैसे ये बात जरा समझो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोई बच्चा स्ट्रिप को ऐसे भी ले सकता है, अगर आप चाहें तो देखो इसे स्ट्रिप को आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये ऐसे भी आप स्ट्रिप को ले सकते हैं। अगर आप ऐसे स्ट्रिप को लेंगे तो देखो अब यहां पर ये देखो ये y हुआ और ये x हुआ, इस पॉइंट पर x की वैल्यू 0 है और इस पॉइंट पर देखो जैसे ये y बराबर 1 है ना, अगर y को 1 रखोगे तो x क्या आएगा 1। इस पॉइंट पर देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये पॉइंट क्या है 1,1 है, तो मतलब इस पॉइंट पर x की वैल्यू 1 है। तो अगर हम स्ट्रिप को ऐसे लेंगे, स्ट्रिप ऐसे ऐसे जाएगी तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 से लेकर के 1 तक, और देखो y की वैल्यू, ये यहाँ पर y की वैल्यू है, तो इस ग्राफ पर y कितना होगा अंडर रूट x होगा, सॉरी इस ग्राफ पर y कितना होगा x स्क्वायर होगा, और यहाँ पर y कितना होगा 1 होगा, है ना। इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या होगी x स्क्वायर, और इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और यहाँ पर x क्या होगा 0 और यहाँ पर x क्या होगा 1, तो y क्या हो गया बोलो x स्क्वायर से लेकर के y की वैल्यू 1 तक आ गई, और फंक्शन वही रहेगा। तो इस तरीके से आप दो प्रकार से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, दो तरीके से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखो ध्यान दो, अब इसी को हम चेंज ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब अगर सवाल ऐसे दिया जाए तो आप इसको ऐसे ला सकते हैं, सवाल अगर ऐसे दिया जाए तो आप इसको, इसमें दोनों सेम चीजें हैं, दोनों के आंसर सेम आएंगे। लेकिन देखो अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि जैसे इनमें से एक इंटीग्रेशन इजी होगा और एक टफ होगा। कई बार क्या होता है एक इंटीग्रेशन निकलता दूसरा निकलता ही नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है। तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि दोनों में से कौन सा लिया जाए, कौन सा आसानी से निकलेगा, ये बात यहां पर ध्यान देनी पड़ती है ना। तो देखो ध्यान दो, इसको पहले निकालें, देखिए इसकी वैल्यू क्या आती है। देखो इसमें मैंने क्या बताया था, ये x की लिमिट है और x की लिमिट हमेशा y के टर्म में है, तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन पहले होगा। जो लिमिट इन टर्म्स ऑफ y होती है वो x की होती है और उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पहले होगा। तो सबसे पहले यहां पर इंटीग्रेशन हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि x की जो लिमिट है वो y के टर्म में है। देखो क्या होगा, अब जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e की पावर y स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, x का इंटीग्रेशन क्या हो गया x स्क्वायर बाई 2, और x की लिमिट रखो 0 से लेकर के अंडर रूट y, बात समझे, और ये y वाला बचा रहेगा, y की वैल्यू 0 से 1 और dy। अब देखो x की जगह पहले क्या करोगे, पहले क्या करोगे x की जगह पर अपर लिमिट, तो क्या होगा y बाई 2, तो 1/2 को बाहर ले लिया जाए तो बचेगा देखो क्या e की पावर y स्क्वायर इंटू वाई, है ना, और माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा सब कुछ, और ये होगा इंटीग्रेशन y की वैल्यू 0 से 1 तक और dy, ऐसे बचा। तो बच गया 1/2 बाहर, y की वैल्यू 0 से लेकर, अब देखो बार बार मत लिखो क्योंकि ये y की वैल्यू हम समझ गए 0 से लेकर के 1 तक, और ये हो गया y e की पावर y स्क्वायर और dy, ऐसे देखो यहाँ पर ये आ गया, समझे, 1/2 y e की पावर y स्क्वायर और dy, ऐसे आ गया, समझे। पहले x के रिस्पेक्ट में किया, अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब देखो आगे क्या होगा, समझो ध्यान से, देखो अब इसको आगे इंटीग्रेट कर लेंगे आसानी से।
कैसे इंटीग्रेट करेंगे बोलो इसको आगे, वाई स्क्वायर को टी मान लो। अब छोटा मोटा इंटीग्रेशन बेटा हमको आना चाहिए, छोटा मोटा इंटीग्रेशन हमको आना चाहिए। नहीं आता है तो क्लास 12 पे जा करके ये इंटीग्रेशन के बेसिक सारे पढ़ लो। इनडेफिनिट और डेफिनिट क्लास 12 की भी प्लेलिस्ट मेरे इसी चैनल पे ही है ना। एक चैनल में आईआईटी के लिए अलग से बना रहा हूँ, उसका नाम है ज्ञान कोश आईआईटी मैथ्स। तो उसमें भी मैं आईआईटी के मेंस और एडवांस के कंप्लीट वीडियो अपलोड करूँगा, और वो मेरे पहले के वीडियो बने रखे हैं सारे, उनको मैं अपलोड करना बस शुरू कर रहा हूँ। बहुत तेज़ी से वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ ज्ञान कोश आईआईटी मैथ्स में। उसमें केवल आईआईटी के हैं, आईआईटी जेईई, जैम नहीं जेईई। लेकिन जैम में भी 11-12 का सिलेबस आईआईटी वाला ही आता है बहुत सारा, तो उससे जैम के बच्चों को भी बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कैलकुलस पूरी 11-12 की जैम में आती है ना। कोऑर्डिनेट काफ़ी आती है, थोड़ी बहुत, कैलकुलस तो बहुत ज़्यादा आती है, समझ लीजिए आप, ठीक है ना। देखो अब क्या होगा, वाई स्क्वायर की वेक्टर जैसे है, वेक्टर आता है, वाई स्क्वायर की वैल्यू टी ले लें तो क्या होगा 2y dy बराबर dt। तो y dy क्या होगा, ये हो जाएगा dt/2। तो देखो यहाँ पर क्या होगा 1/2। अच्छा, y की वैल्यू 0 तो t भी 0, y की वैल्यू 1 तो t भी 1। y dy देखो e की पावर t हो गया, और y dy क्या हो गया dt/2 हो गया। अब देखो 1/4 बाहर आ गया, है ना, क्योंकि लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है भाई। ये लिमिट y की है और ये लिमिट t की है, तो पहले y को 0 रखोगे तो t 0 हो जाएगा, फिर y को 1 रखोगे तो t 1 हो जाएगा। अब 1/4 e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो गया, e की पावर t 0 से 1, तो 1/4 बाहर आ गया, t की जगह पर अपर लिमिट और t की जगह पर 0 तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 1/4 e की पावर 1 - 1। ये हमारे क्वेश्चन का देखो यहाँ पर आंसर आ गया। देखो अगर हम इस मेथड से करते तो ये y की लिमिट है, तो पहले हमें y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता। अगर इस मेथड से जाते तो देखो क्या होता, अब इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो e की पावर y स्क्वायर को, देखो x तो कांस्टेंट हो जाएगा भाई, x की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। अब अगर आप इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहेंगे, इस टर्म को समझिए ध्यान से, इस टर्म को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो चलो x तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब e की पावर y स्क्वायर को आप y के रेस्पेक्ट में कैसे इंटीग्रेट करेंगे, वो इंटीग्रेट कर ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। e की पावर y स्क्वायर को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आप कर ही नहीं सकते, कितना भी आप दिमाग लगा लीजिए, कितने भी मेथड लगा लीजिए, वो इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। बात समझे, e की पावर y स्क्वायर को y के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए ये अगर हम करके चलेंगे तो क्वेश्चन को निकाल नहीं पाएंगे। देखो ध्यान दो, अब कई बार ये लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे ये सब कुछ नहीं देते हैं। समझो देखो, अब देखो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट बात समझो, ये सब बेटा सीखना होता है। ये नहीं कि अगर आप जैम के 4 सवाल कर लेंगे तो आप जैम का पेपर फोड़ देंगे, आपको बेसिक भी सीखने होंगे। बहुत से बच्चों की थिंकिंग ये होती है, अरे सर पुराने 10 साल के जैम के पेपर कर लेंगे तो जैम को हिला देंगे, ऐसा नहीं, फिर नया सवाल आएगा वहां पर। जब तक आप बेसिक सीख के नहीं पढ़ेंगे तब तक आप जैम के क्वेश्चन तो करा रहे हैं बताने के लिए कि देखो आपने जो पढ़ा है वो उससे कितनी चीजें आपस में रिलेटेड हैं, है ना। बेसिक बिना सीखे आप कोई भी एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकते। देखो ध्यान दो, अब वो लोग क्या करेंगे, कई बार इंटीग्रेशन ये दे देंगे, कहेंगे इसको निकालो। अब अगर तुम इसको निकालने बैठोगे तो यहाँ पर y की लिमिट इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर है, तो पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, जो पॉसिबल नहीं होगा। तो तुम क्या करोगे, इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में चेंज कर दोगे। दो कैसे, मैं बताऊं। मान लो तुमको उसने क्वेश्चन ये दिया, देखो समझो ध्यान से जरा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझो। मान लो तुमको उसने क्वेश्चन ये दे दिया कि भाई इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर करिए, ठीक है। देखो समझो जरा ध्यान से, देखो अब तुम समझो x दे रहा है 0 से 1 तक, x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 1 है, x दे रहा है 0 से 1 तक, और y क्या है x स्क्वायर से 1 तक। देखो पहला क्या है, y बराबर x स्क्वायर, देखो y बराबर x स्क्वायर ये है, और y बराबर 1, देखो y बराबर x स्क्वायर ये है, और देखो y बराबर 1 ये है।
ये। तो इसका मतलब तुम्हारी स्ट्रिप ऐसे है, ये जो ये यहाँ पर इसने दिया है इसका मतलब यही हुआ। तो इसको देख करके पहले आप देखो कहां से कहां जा रहे हैं। x जा रहा है 0 से 1 तक, ये यहां पर 1 होगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। x होगा 0 से 1 तक और y क्या होगा x स्क्वायर से। इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, और इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी है 1। तो y होगा x, ये क्या है y बराबर x स्क्वायर, ये क्या है y बराबर 1। तो y जा रहा है x स्क्वायर से 1 तक और x जा रहा है 0 से 1 तक, ये स्टेप जा रही है। तो अब तुमने सोचा कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा, तो तुरंत तुम अपनी इस स्ट्रिप को ऐसे चेंज कर दो। मतलब तुम इस एरिया को कवर करने के लिए स्ट्रिप को वर्टिकल ले रहे थे, तभी तुम y की वैल्यू x स्क्वायर से 1 तक जा रहे थे और x की वैल्यू को 0 से लेकर 1 तक जा रहे थे। अब तुम इस एरिया को कवर करने के लिए अपने स्ट्रिप को ऐसे ले लो, और स्ट्रिप को ऐसे लेने का मतलब ये क्वेश्चन क्या बन गया, अब x जाएगा 0 से लेकर के √y तक जाएगा, और y क्या जाएगा, y जाएगा देखो यहां पर 0 से लेकर के 1 तक, और इंटीग्रेशन देखो सेम रहेगा। अब फायदा देखो ये हुआ कि इन दोनों की वैल्यू सेम है, इन दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन ये इंटीग्रेशन निकल नहीं पा रहा था, जबकि ये इंटीग्रेशन आसानी से निकल गया। इसी को कहते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब इस इंटीग्रेशन को आपने इसमें चेंज कर दिया। चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब यहां पर पहले आप y के रेस्पेक्ट में कर रहे थे क्योंकि y की लिमिट इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर थी, यहां पर पहले आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि x की लिमिट इन टर्म्स ऑफ y है। तो इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज कर देना। मतलब जो इंटीग्रेशन पहले y के रेस्पेक्ट में होने वाला था अब वो पहले x के रेस्पेक्ट में होगा, और ये आपने भी करके देखा। क्योंकि ये इंटीग्रेशन निकल नहीं रहा था। अगर ये सवाल दिया होता तो आप, अगर कोई कहे कि इसको पहले y के रेस्पेक्ट में फिर x के रेस्पेक्ट में करो, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि e की पावर y स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आपने इसको ना करके इसको करना शुरू कर दिया, क्योंकि वही चीज है, यहां पर स्ट्रिप वर्टिकल थी, यहां पर स्ट्रिप जो है हॉरिजॉन्टल है। क्योंकि आपको एरिया कवर करना है, चाहे आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से कवर करें चाहे आप वर्टिकल स्ट्रिप से कवर करें। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा तो ये ऐसे नहीं हो रहा, तो इसको ऐसे चेंज करके हम इसको निकालेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बस लिमिट लेने का तरीका ध्यान रखना, पूरा एरिया कवर करना होता है, ठीक है। समझो ध्यान से, लिखो जरा बच्चों इसको। तो मतलब हम लोगों ने क्वेश्चन को बाल की खाल निकाल के किया, यही जरूरी होता है बेटा। कंपटीशन में सब कुछ आगे पीछे की चीजें समझनी होती, क्योंकि यही सवाल दोबारा वो नहीं देगा, कुछ और चेंज करके देगा। तो बेसिक हमको अच्छे से आ जाने चाहिए, है ना। लिखो ध्यान से। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। ऐ दिल दीवाने, खेल है क्या जाने, भूल के कुछ भूल के भी है, मुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। देखो ध्यान दो बच्चों, देखो मान लीजिए ये भी देखो जैम 2006 का क्वेश्चन है। हालांकि क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया हो सकता है मेरा कई बार गलत हो, जैसे कि मान लो मैंने लिखा जैम 2006 का क्वेश्चन है, हो सकता 7 का हो, है ना। अब मैं इतना याद करके नहीं आता हूँ, हाँ 1 आध साल का जनरली मेरी बात सही होगी, जो मैं ईयर लिख रहा हूँ वो सही होगा 95%। हो सकता 5% कभी ऐसा हुआ हो, मैंने लिखा हो जैम 2006 का आया हो 2008 में, तो तुम ये मत कहना कि सर अब मैं मुकदमा करूँगा आपने 2006 का क्वेश्चन 2008 का बता दिया। मतलब जैम में आया है एक, वैसे तो मेरी बात सही होगी, 90% सही होगी, फिर भी इतना दिमाग में नहीं रहता है,
एक आध बार चीजें स्लिप कर जाएंगी, हाँ क्वेश्चन वही रहेगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, देखो जैसे कि मान लो 2006 का ये क्वेश्चन है, ये भी जैम का आया हुआ, ये इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 और इंटीग्रल y से 1 और x स्क्वायर e की पावर x y और dx dy, है ना। ये क्वेश्चन हमें करना है, इसकी वैल्यू देखो हमें निकालनी है। देखो जैम में क्या होता है, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब डिजिट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो अपने आप में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, मोर देन वन करेक्ट भी आते हैं, और उसमें ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिनका आंसर सिंगल डिजिट में आता है। ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ पर अब देखो ये लिमिट y के टर्म में है तो कन्फर्म है ये x की लिमिट है, जो लिमिट y के टर्म में है कन्फर्म है वो x की लिमिट है, और ये लिमिट y की लिमिट होगी, ये कन्फर्म है। देखो अब अगर ये x की लिमिट है तो पहले मुझे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। अब देखो इसको इंटीग्रेट करो, एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स वाई और बी रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना होगा क्योंकि x की लिमिट इन टर्म्स ऑफ y है। देखो इसको इंटीग्रेट करो। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या होगा, जैसे ये एक्स स्क्वायर है e की पावर y तो कांस्टेंट रहेगा, y को कांस्टेंट रहेगा, तो आपको इसको मल्टीप्लाई रूल से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई रूल जानते हो ना, फर्स्ट सेकंड, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन बेटा अगर नहीं आता है, जो भी दिक्कत है, आप क्लास 12 का मेरा इंटीग्रेशन का वीडियो पढ़ा हुआ है ना, उस पर जाकर के इनडेफिनिट और डेफिनिट दोनों सीख लीजिए, क्योंकि क्लास 12th में जो इंटीग्रेशन है वो सिंगल वेरिएबल का है, खाली बी रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, यहाँ डबल। अच्छा हाँ, और वो सिंगल वेरिएबल वाला भी यहाँ सिलेबस में है, ऐसा नहीं है कि सिंगल वेरिएबल का कैलकुलस, सिंगल वेरिएबल का पूरा कैलकुलस यहाँ सिलेबस में है, ध्यान रखना। ठीक है, और वो हर जगह है। सिंगल वेरिएबल का कैलकुलस दुनिया का तुम मैथ्स का कोई एग्जाम दोगे उसमें आएगा, ध्यान रखना। क्लास 12 का जो कैलकुलस है, कोई भी एग्जाम जहां मैथ्स आ रहा है वहां क्लास 12 का कैलकुलस आप छोड़ नहीं सकते। चाहे आप अभी जैम दे लो, चाहे आगे चल के नेट एग्जाम दे लेना, चाहे पीजीटी दे लेना, चाहे कोई साइंटिस्ट लेवल का एग्जाम दे लेना, कुछ भी दे लेना, क्योंकि वो बेस है। तो क्लास 12 का अच्छा होगा, फंक्शंस है, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, ठीक है, और अपना इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लास 12 की डिफरेंशियल इक्वेशन भी जैम में आती है ना। तो क्लास 12 का है, प्लस कुछ चीज़ें ग्रेजुएशन की, हर एग्जाम में ऐसा ही होता है, कुछ चीज़ें 12 की आती हैं, कुछ ग्रेजुएशन की आती हैं। तो 12 की भी सारी चीज़ें पढ़ लो, फंक्शन से शुरुआत करो पढ़ना, साइड में पढ़ते रहो, वो बहुत बेसिक चीज़ें, उससे आपके दिमाग खुलेंगे। फंक्शंस है, लिमिट कंट्री, सारे मेरे वीडियो अपलोडेड हैं, इसी चैनल पर हैं। अदरवाइज मैं एक और चैनल बना रहा हूँ अभी, उसमें हालांकि अभी ये टॉपिक अपलोड नहीं है, हो सकता है जब तक आप देख रहे हो अपलोड हो जाए। उस चैनल को जाकर देख लो, ज्ञान कोश IIT मैथ्स के नाम से है, उसमें बहुत तेज़ी से वीडियो अपलोड हो रहे हैं, है ना, और पहले के बने रखे हैं मेरे वीडियो, वो वीडियो बहुत डिटेल से हैं जो ज्ञान कोश में अपलोड हो रहे हैं। हालांकि इसमें भी सफिशिएंट मैटर है, इस चैनल पे भी जो वीडियो पढ़े हैं, क्लास 12 का पूरा कैलकुलस है, 11 का भी पूरा सिलेबस है ना, कॉम्प्लेक्स है, जो चीज़ें इस चैनल में नहीं थी वो उसमें मैं अपलोड कर रहा हूँ IIT पे वीडियोस में। ठीक है, खैर जाने दीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये सवाल लंबा हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो अगर आप 2 बार बाई पार्ट्स लगाएंगे तब जाके सवाल होगा, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम दिमाग लगाया कि चल क्या रहा है। देखो ये x की लिमिट है क्या, y से लेकर के x बराबर 1, जो इन टर्म्स ऑफ y है वो x की लिमिट है। देखो x बराबर y से, x बराबर y का मतलब y बराबर x, तो y बराबर x, देखो ये लाइन हो गई। x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 देखो यहाँ पर हुआ, ये x इक्वल टू 1, ये होता है x बराबर 0 और ये x बराबर 1, और ये y की लिमिट है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 1 तक, तो ये y बराबर 0 और देखो ये लाइन होगी y बराबर 1, ये क्योंकि देखो x बराबर 1 है और y बराबर x है, तो इस पॉइंट पर x और y दोनों 1 हो जाएंगे, तो ये पॉइंट क्या होगा, x y दोनों 1। देखो हमें कहां से कहां जाना है, x की वैल्यू लेनी है y से x बराबर 1 तक। देखो इस पॉइंट पर, मतलब स्ट्रिप ये ऐसे काट रहे हैं, इस पॉइंट पर x बराबर y होगा और इस पॉइंट पर x बराबर 1 होगा। ठीक है, स्ट्रिप ऐसे काटी, 2-4 बार करोगे तो आइडिया लगेगा स्ट्रिप कैसे ली गई है, क्योंकि x बराबर y का मतलब इस लाइन पर जो भी आप पॉइंट लेंगे वो y बराबर x है या x बराबर y है, क्योंकि ये ग्राफ है ना, ये है x बराबर 1 लाइन, इस पर जो भी पॉइंट लेंगे वो x बराबर 1 ही होगा।
तो यहाँ से यहाँ स्ट्रिप जा रही है और y की वैल्यू 0 से 1 जा रही है। तो अब हम इस स्ट्रिप को चेंज कर दें। चेंज का मतलब देखो, इस स्ट्रिप को हम ऐसे ले लें। अगर इस स्ट्रिप को ऐसे लेंगे, देखो अब इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि ये x एक्सिस है, y 0 होता है यहाँ पर हमेशा। और इस पॉइंट पर y बराबर क्या है, x। तो अब मुझे लेना है y की वैल्यू 0 से लेकर के y बराबर x तक। और अब ये स्टेप लिए और x कहां से कहां जाएगा, 0 से 1 जाएगा। तो x जाएगा 0 से लेकर के 1 तक, है ना। तो y की वैल्यू 0 से y बराबर x तक जाएगा और x जाएगा 0 से लेकर के 1 तक। तो स्टेप जो ऐसे थी वो एरिया को कवर कर रही थी, मैंने इसको वर्टिकल वे में ले लिया। अब देखो क्या हुआ, यही सवाल हमारा क्या बन जाएगा, x कहां से कहां जा रहा है, 0 से 1 तक जा रहा है, और y कहां से कहां जा रहा है, 0 से x जा रहा है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब देखो इसमें क्या है, ये y की लिमिट है, तो पहले मुझे इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू y करना होगा, क्योंकि y की लिमिट इन टर्म्स ऑफ x है। जो भी लिमिट x के टर्म में होती है, जैसे मैं खाली भी अगर ऐसे लिख दूं 0 से x, तब भी आप समझ जाना ये y की लिमिट है, क्योंकि ये x के टर्म में है। और ये बची हुई लिमिट क्या है, x की ही होगी, कंफर्म है, ठीक है ना। तो जो भी लिमिट x के टर्म में है वो y की ही होगी, और उसी के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे। तो y के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर दो, तो x स्क्वायर तो कांस्टेंट है, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, e की पावर एक्स वाई अपॉन एक्स। भाई अगर आप e की पावर एक्स वाई को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, भाई y के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो x क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। बोलो, y के रेस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो x क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो क्या बचा, e की पावर एक्स वाई, और y का कोफिशिएंट x अपॉन में आ गया। ऐसा होता है। जैसे कि मान लो अगर आप e की पावर 2x का करो तो आंसर क्या आएगा, e की पावर 2x अपॉन 2 आएगा ना, जो x का कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आता है। मतलब x की जगह अगर x का कोई भी लीनियर फंक्शन है तो फार्मूला वही काम करता है। जैसे कि मान लो आपको साइन ऑफ 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं माइनस कॉस x होता है। बोलो, लेकिन यहां पर x की जगह x का लीनियर फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस 2x प्लस 1 और x का कोफिशिएंट अपॉन में आ जाएगा। लेकिन ऐसा कब होता है, जब x की जगह x का लीनियर फंक्शन होता है। बात समझे। तो यहां पर देखो ये इंटीग्रेशन हो गया इसका, और यहां पर रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो ये y की लिमिट है 0 से लेके x तक, और x वाला इंटीग्रेशन बचेगा, ठीक है। ये क्या है बोलो, ये y की लिमिट है, बोलो, है ना। अब देखो एक x को x से काट दो, अब y की जगह पहले x रखो, y की जगह पर पहले x रखो, तो क्या बच जाएगा x, और y की जगह रखोगे x तो e की पावर x स्क्वायर, माइनस y की जगह रखोगे तो e की पावर 0। बात समझे। बोलो भाई ये y की लिमिट है, तो y की जगह पहले x रखोगे, फिर माइनस करके y की जगह पर 0 रखोगे, ये एक x बचेगा। तो ये क्या बच गया, ये बच गया इंटीग्रल 0 to 1 x इंटू ई की पावर x स्क्वायर, माइनस ये 1 हो गया तो x dx। ऐसे आ गया। भाई देखो x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर सकते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर को t मान के। लेकिन अगर खाली ई की पावर एक्स स्क्वायर होता और ये साथ में x नहीं होता तो आप इंटीग्रेट नहीं कर पाते, ठीक है। हाँ, पूरे को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको लिखो जरा ध्यान से बच्चों। अब आप देखो यहां पर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे आसानी से, है ना। तो मतलब जो इंटीग्रेशन दिया था उसको एज इट इज नहीं किया, बल्कि उसको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करके किया, क्योंकि वो इंटीग्रेशन टफ था। यहां तो हालांकि हो जाएगा, इम्पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट सेकंड से हो जाएगा, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। कई बार इंटीग्रेशन ऐसे आते हैं जो होते ही नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको। तो अब आप इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको अपना आंसर आसानी से मिल जाएगा। और क्या होगा देखो, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो, 0 से 1 x e की पावर x स्क्वायर dx माइनस 0 से 1 और x dx। ये तो क्या हो गया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 हो गया, और 0 से 1 है तो 1/2 आंसर आ गया इस पूरे का। इसे कैसे करोगे, x स्क्वायर को t ले लो
तो x dx क्या हो जाएगा, dt/2 हो जाएगा। और लिमिट चेंज कर दो, x की वैल्यू 0 तो t 0, x1 तो t 1 और x देखो e की पावर t और x dx क्या हो गया, dt/2 और -1/2। देखो ये क्या आ गया, 1/2। अब e की पावर t का इंटीग्रेशन तो वही रहेगा 0 से 1 और इसकी वैल्यू 1/2 है। तो क्या बचा, ये बच गया 1/2 और ये e की पावर 1 और माइनस e की पावर 0 तो 1 और -1/2। तो क्या आ गया, e/2 और -1। तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। देखो e/2 और -1/2 मिलके क्या हो गया, -1 हो गया। ठीक है ना, बोलो। तो e/2 -1 हमारे क्वेश्चन का बच्चों यहां पर फाइनल आंसर आ गया। बात समझे, बोलो भाई। तो देखो ये हुआ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, मतलब हमने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करके सवाल को कर दिया, है ना। बात समझे ना, ऐसे करना है क्वेश्चन को। लिखो जल्दी बच्चों। तो ये बच्चों आज हम लोगों ने यहाँ पर 2 अच्छे क्वेश्चन किए, काफी कुछ सीखा इसमें। मतलब अब जैसे कि आप प्रैक्टिस में आओगे तो इन सवालों को जल्दी जल्दी करोगे, लेकिन पहले प्रैक्टिस करना और बेसिक बनाना बहुत जरूरी होता है, उसके बिना हम चीज़ों को नहीं कर सकते। 12 क्लास की चीज़ें जो अभी मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग प्लेलिस्ट से पढ़ लो, मैं सारी चीज़ें इस चैनल पे भी अपलोड करूँगा, मतलब इस प्लेलिस्ट में भी जेएम का पूरा सिलेबस मैं अपलोड करूँगा, चाहे वो क्लास 12 का हो चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो। पूरा सिलेबस मैं जेएम का इस प्लेलिस्ट में अपलोड करूँगा, लेकिन अभी अपलोड नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग प्लेलिस्ट में मैं सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा चुका हूँ। जेएम का पूरा सिलेबस मेरे चैनल पर अभी सही है, 1-2 चीज़ें छोड़ दें, जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन आधी है आधी नहीं है ना। तो जेएम का पूरा सिलेबस मेरे चैनल पर है, लेकिन वो अलग अलग प्लेलिस्ट में है। आप ग्रुप थ्योरी अलग जाके पढ़ सकते हैं, रियल एनालिसिस में सीक्वेंस है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, वो अलग आप पढ़ सकते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा भी, है ना, मैं पढ़ाऊँगा अभी कुछ दिनों बाद, बहुत जल्दी पढ़ाऊँगा। हालांकि मैं पूरा सिलेबस इस प्लेलिस्ट में भी अपलोड करूँगा। हो सकता जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक इस प्लेलिस्ट में पूरा जेएम का सिलेबस अपलोड हो जाए, है ना। लेकिन मैं अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग अलग एक साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप जाके पढ़ सकते हैं। बस आप सर्च करिए, आप लिख दीजिए सीक्वेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस बाय एचडी मैथमेटिक्स आ जाएगा, आप लिख दीजिए सीक्वेंस बाय एचडी मैथमेटिक्स आ जाएगा। हालांकि ध्यान रखना, एक सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 12 का भी होता है, वो अलग सीक्वेंस सीरीज है, वो ही अपना एपीजीपी होता है क्लास 11 का, वो भी अपलोडेड है मेरे चैनल पर। और एक सीक्वेंस ये रियल एनालिसिस में होता है, तो लिखना पड़ेगा सीक्वेंस ऑफ रियल एनालिसिस बाय एचडी मैथमेटिक्स, तो मिल जाएगा। बात समझे ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो अलग अलग प्लेलिस्ट में मेरी पड़ी हुई हैं, उनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं अलग अलग जगहों पर जा करके। हालांकि मैं सारा सिलेबस इस प्लेलिस्ट में भी अभी अपलोड करने वाला हूं, और हो सकता है जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक एक बार प्लेलिस्ट को खोल कर देख लीजिए। जैसे आप जब मेरे चैनल पे जाएंगे, तो जब आप एचडी मैथमेटिक्स चैनल को खोलेंगे तो आपको कई चीज़ें मिलेंगी, जैसे प्लेलिस्ट, वीडियो, कम्युनिटी, ऐसे करके। तो उसमें प्लेलिस्ट का भी कॉलम आता है, चैनल पे देखिएगा जा करके। तो उस प्लेलिस्ट में जब आप एंटर कर जाएंगे, है ना, प्लेलिस्ट का एक पूरा कॉलम आता है, उसमें एंटर कर जाएंगे तो सारी प्लेलिस्ट आपको एक साथ दिखाई पड़ेंगी। तो ऐसे करके आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप सर्चिंग पे जाके भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, सर्चिंग पे जाके ढूंढेंगे तो आप लिख दीजिए IIT JEM मैथ्स बाय एचडी मैथमेटिक्स आ जाएगा। आपको पीजीटी की तैयारी करना है या टीजीटी की तैयारी करनी है, बहुत से बच्चे टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं। टीजीटी और पीजीटी का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, ऑलमोस्ट। तो टीजीटी और पीजीटी का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, तो आप 1-2 टॉपिक का अंतर है। तो जैसे मैं पीजीटी का भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो उसमें मैं पीजीटी मतलब जो तैयारी बच्चे टीजीटी की करेंगे पीजीटी की पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। दोनों के सिलेबस काफ़ी हद तक सेम है, ठीक है बच्चों। तो सब कुछ है बेटा, बस आप पढ़ना शुरू करिए, एंजॉय करिए, टेंशन नहीं पालिए, मस्ती के साथ पढ़िए, टेंशन नहीं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।